हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से दरोगा, पुलिस और होमगार्ड का प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। जिनको ये सभी एग्जाम देने हैं वो आज से लग जाएं, क्योंकि इससे पहले प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। प्रैक्टिस सेट सेकेंड जो है आज की सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जहां से आपका इजी क्वेश्चन गलत होते हैं वो सेक्शन आज हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में बनते भी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत पहले क्वेश्चन में, जहां पर कह रहा है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से जो है भूमध्य सागर को क्या करता है, जोड़ता है। कौन सा नहर है जिससे हिंद महासागर? स्वेज नहर है, बाल्टिक सागर नहर है, बेलेंड नहर है या कील नहर है? तो ये देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य महासागर से। किससे? भूमध्य महासागर से। लाल सागर जो है भूमध्य महासागर को जोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं इससे कि ये जो लाल सागर है ये किससे जुड़ा है? हिंद महासागर से। तो हिंद महासागर अब कहीं ना कहीं इसको जोड़ दे रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर। अच्छा, इसके बन जाने से, ये कृत्रिम रूप से है, इसके बन जाने से जो यूरोप और भारत की यात्रा है वो कितने हजार किलोमीटर कम हो गई है? 7,000 किलोमीटर का कमी आ गई है। इसका मतलब है कि यदि हम लोग कैप कमोरियन से होकर जब जाते थे, अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाते थे, तो उस समय हमें जो है 7,000 किलोमीटर अधिक यात्रा करना पड़ता था। लेकिन इस नहर को बन जाने से 7,000 किलोमीटर यात्रा हमारी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यहाँ पर देखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील डल झील है, लोकटक है, चिल्का है या बुलर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, अब यहाँ पर बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। और लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में है, मणिपुर में। और डल झील कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में। मणिपुर में जो लोकटक झील है इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर केबुल नाम जाओ तैरता हुआ पार्क भी है। केबुल नाम जाओ तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ पार्क, केबुल नाम जाओ तैरता हुआ पार्क जो है कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में है। किस झील पे है? लोकटक झील पे है। इसका सही आंसर बुलर झील होगा, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और यही हम लोग विश्व में जाए तो विश्व में कौन सी झील होगी? सुपीरियर होगी, सुपीरियर। सुपीरियर झील ये अमेरिका में है, और ये देखिएगा यूएसए में है, और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि चिल्का झील उड़ीसा में, ये लैंगून झील है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है वो कैसी झील है? लैंगून झील है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना है? तो ये देखिएगा ये आपका 582, 482, 382 और 682। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग फैले हुए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना था? 1885 में, 1887 में, 1890 में, 1891 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1887 में बना था। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब दिया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है 2005 में। 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या बना है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है कि भेड़कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए जो है मछली को निशाना बनाया था, तो वो जो भेड़कुंड है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपने नहीं सुना था कि नहीं द्रौपदी ने
जो है द्रौपदी को विवाह करने के लिए अर्जुन ने मछली के आंख में निशाना साधा था। ठीक है, तो अब देखिएगा ये आपका फर्रुखाबाद में है, ये कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में। क्लियर हो गया। ये सभी इजी जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे कभी कभी कठिन क्वेश्चन सही हो जाते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से जो ये प्रैक्टिस सेशन चलाया जा रहा है कि 40 क्वेश्चन में कम से कम 35-37 तक आप इजी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है। मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर हमको देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका मछली, गरुड़, मोर और गैंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मछली। यहाँ पर 2 मछलियाँ मिलती हैं, 2 मछली और तीर और धनुष, तीर धनुष ये उत्तर प्रदेश के चिन्ह में आपको दिखाई देगा, तीर और धनुष 2 मछलियाँ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु, सेवानिवृत्त जो आयु है वो कितनी है, किसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्त आयु। तो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त आयु है वो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का यदि देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 70 वर्ष, या इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष या सदस्य की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। और वही हम लोग बात करें कि राज्य में यदि ऐसा होता है तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल राज्य में करता है और केंद्र में कौन करता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसमें राष्ट्रपति करता है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा तय करने वाली रेखा कौन सी है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये देखिएगा मैकमोहन, ये किसके किसके बीच है, भारत प्लस चीन के बीच है मैकमोहन। रेड क्लिफ ये आपका भारत और पाक के बीच है, भारत प्लस पाक के बीच है। तो भारत और पाकिस्तान यही आपका आंसर हो जाएगा। मैटिसन डूरंड लाइन ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान पाक के बीच है। इससे पहले जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन थे, जीबी मौलंकर, हुकुम सिंह या आपका बलिराम भगत हैं, अनंत संयनम अयंगर है। ये कौन है, तो ये हो जाएंगे प्रथम अध्यक्ष लोकसभा से, तो जीबी मौलंकर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आते हैं संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव जो है कम से कम। तो राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाती है केंद्र, जिसे हम लोग संघीय संसद बोलते हैं, ये किस आर्टिकल में होता है, 249 के तहत होता है। 249 अनुच्छेद आपका कहता है, मतलब आर्टिकल ये कहता है कि कितने सदस्यों का होना आवश्यक है जब संघ राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसे में हमें कितने सदस्य मतलब चाहिए, मत चाहिए। तो यहाँ पर उपस्थित और मत देने का 2/3 चाहिए, मतलब विशेष बहुमत। उपस्थित और मत देने का 1/2, सदन का 2/3 चाहिए या सदन का 1/2। तो यहाँ पर उपस्थित सदस्य का इतना ध्यान रखिएगा, सदन के नहीं, जितने उपस्थित सदस्य हैं उसका यदि 2/3 वोटिंग पड़ गई तो आपका जो है राज्य सूची के विषय पर 249 के तहत संघ कानून बना सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन लगातार एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, भले इजी है, कई बार प्रैक्टिस हुआ है, लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक उपद्रव आजकल बहुत ट्रेंड में हो गया है कि भाई लोग जो है एक सार्वजनिक स्थानों पर बहुत बड़े मात्रा में उपद्रव करते हैं, सरकार के नियमों कानूनों का विरोध करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो है विरोध हो रहा है, कुछ कोई न कोई बिल आ रहा है उसका विरोध हो रहा है।
अभी आपने देखा यूजीसी बिल आया था, उसका विरोध हुआ, उपद्रव हुआ, फिर बिल को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर आप सार्वजनिक उपद्रव करते हैं तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा, याद रखिएगा ये धारा तो आपको एकदम पता ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लोग लगातार चाहे एग्जाम का विरोध कर रहे हो या कहीं पर भी यदि उपद्रव कर रहे हैं तो उनको कौन सा धारा के तहत, भारतीय दंड संहिता के धारा के तहत जो है गिरफ्तार किया जाएगा, और उन्हें जो है जैसे कोई भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठा भी है उपद्रव करने के लिए, उसको भी जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि वहाँ पे पाया गया, इसे नॉर्मली 200 रुपया जुर्माना लगाकर तभी जमानत होगी, पुलिस तभी छोड़ेगी। और वो धारा कौन सी है? 268। इसका मतलब है कि इस तरह से हम लोग धारा देखें तो 268 के तहत सार्वजनिक उपद्रवियों को दंड देने का अधिकार हमारे कानून के पास है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार इस समय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आयोग को भी तो इस पर पूछना चाहिए क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जो है जांच की शक्ति का उपयोग द्वारा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो जांच है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? हम लोग जो जांच कराएंगे, एक मजिस्ट्रेट कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय सीधे करवाएगा, या एक सत्र न्यायाधीश करवाएगा, या उच्च न्यायालय करवाएगा। देखिए जांच के जो आदेश हैं वो कौन करवा सकता है? एक मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि जो प्रत्यक्ष जांच करवा सकता है। ठीक है, हाँ, भारतीय प्रक्रिया संहिता 156(3) के तहत कोई भी घटना का प्रत्यक्ष जो है किस लेवल की जांच होती है? मजिस्ट्रेट लेवल की। प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI क्या है? HDI ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब है इसी को मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये संस्था जारी करती है UNDP। UNDP करती है। मानव जो है ये संस्था जो है ये कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र जो है विकास कार्यक्रम, मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP क्या करती है? इसको जारी करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन लगातार पुलिस में भी कई बार ये पूछा हुआ है। अब आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस किस देश के प्रधानमंत्री जो है थे? इसका मतलब है एंटोनियो गुतेरस जो थे वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी रह चुके हैं। तो ये हो जाएगा पुर्तगाल के जो है ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन जो है प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस पर 2-3 बार अलग अलग क्वेश्चन आ चुका है कि बहन बेटियों को जो है प्रोत्साहन योजना कौन सा राज्य सरकार है? तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड द्वारा जो है ये बहन बेटी को या बहन स्वावलंबन योजना इस तरह का शुरुआत किया है झारखंड सरकार। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा हाल ही में किस देश में जो है का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चंद्रमा के दूर, मतलब एक जो काला वाला भाग है वहां जाकर उतरा है। हालांकि भारत का भी तो पहुंचा है। तो अभी हाल में ही कौन पहुंचा? तो ये हो जाएगा जापान का जो है पहुंचा है, और भारत का भी पहुंचा जिसका नाम था चंद्रयान 3। ये भारत का अंतिम रूप से है, लेकिन जापान ने उस काले वाले भाग में सफलतापूर्वक जो है क्या किया था? लैंड कराया था। चलिए अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? मतलब इनमें से कौन सा एक विषाणु है जिससे स्वाइन फ्लू होता है? इबोला तो वायरस है। अलर्क विषाणु रेबीज, वो तो कुत्ता काटने से होता है रेबीज। मारबर्ग विषाणु ये उससे नहीं होता, ये होता है H1 जो है N1। ये विषाणु क्या करता है कि स्वाइन फ्लू के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है जो कि पैराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट UV किरणों से हमें क्या करती है? रक्षा करती है। ये किस परत में होता है? मध्य मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, आयन मंडल में। तो ये हो जाएगा समताप मंडल में। इसका सही आंसर क्या होगा? समताप मंडल। थोड़ा सा हम लोग पृथ्वी के आवरण को भी देख लेते हैं। जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है,
इसमें जो पहला परत है इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक है, ये पहले परत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। दूसरे परत को समताप मंडल बोला जाता है और तीसरे परत को मध्य मंडल बोला जाता है। चौथे परत को आयन मंडल बोला जाता है। इससे ऊपर वाला जो परत होता है बहिर्मंडल बोला जाता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी में टोटल यही इतने मंडल हैं। अब बात करते हैं जो क्षोभ मंडल होता है, जैसे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी जानकारी इसी जगह होती है, मतलब मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे हवा, तूफान, पाला, ओला, वर्षा, जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी वो क्षोभ मंडल में होती है। क्यों? क्योंकि इसी में हमारा वायुमंडल होता है। इसी में क्या होता है? वायुमंडल होता है। समताप मंडल, इसमें देखिए एक छोटी सी परत है, ओजोन परत। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन परत है और ये परत जो है हमें यूवी किरणों से रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। इसे पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच भी माना जा सकता है। उससे ऊपर जाएंगे तो हवाई जहाज वगैरह जो चलती है, हवाई जहाज, ये समताप मंडल में चलती है। मध्य मंडल, यहाँ पर न्यूनतम तापमान होता है, न्यूनतम तापमान। यदि पूछेगा किस मंडल में न्यूनतम तापमान होता है? मध्य मंडल में। यहाँ तक कि इस जो न्यूनतम तापमान मध्य मंडल में होता है, इसी जगह उल्का पिंड भी हमें दिखाई देते हैं। उल्का पिंड अचानक जो गिरते हैं, बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है, वो इसी मंडल में होता है। फिर इसके बाद आयन मंडल है। तो मध्य मंडल में आपको समझ में आ गया, मध्य मंडल में क्या है? मध्य मंडल में दो घटनाएं हैं, एक न्यूनतम तापमान होता है, एक उल्का पिंड का होता है। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में जो पृथ्वी से छोड़ी गई रेडियो तरंगे है, जैसे यहाँ जो टावर वगैरह है, इससे छोड़ी गई रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकरा कर क्या होती है? पृथ्वी पर वापस आती हैं। तो यहाँ पर ये रेडियो तरंगों के लिए कौन सा मंडल है? तो आयन मंडल है। और ये जो रेडियो तरंगे होती हैं, ये आयन मंडल में आयन गैस से जाती हैं और टकराकर वापस आती हैं, जिससे हमारा मोबाइल बिना तार का संपर्क करता है। ये किस मंडल की वजह से होता है? आयन मंडल की वजह से। अब सबसे ऊपर की बात करें तो ये हो जाएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है? इसमें सैटेलाइट, बहिर्मंडल में सैटेलाइट जो लगाए जाते हैं, वो किस मंडल में लगाए जाते हैं? तो बहिर्मंडल में हमारा सैटेलाइट लगाया जाता है। अब ये क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग इसको समझ लेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो हमारा कान्य कुंज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्य कुंज किसको हम लोग बोलते हैं? कुंभोज को, कन्याकुमारी को, कन्नौज को या कांचीपुरम को? कान्य कुंज जो है आपका कन्नौज है, जो यूपी का एक जो है जिला है। ठीक है, कान्य कुंज उसको बोला गया। और यूपी स्पेशल में इसको लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। हरिहर और बुक्का, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, और ये साम्राज्य कब स्थापित हुआ था? हरिहर और बुक्का की जो विजयनगर साम्राज्य था, ये साम्राज्य 1336 में, 1346, 1356, 1367। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1336 में जो है ये हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य बना था। विजयनगर साम्राज्य कब बना था? 1336 में। ये साम्राज्य जो है हरिहर और बुक्का, मतलब दक्षिण में हिंदू राष्ट्र बना। ये दक्षिण में कैसा राष्ट्र बना? हिंदू जो है राज्य शासन करने लगे हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, चलिए ये लगभग कर्नाटक और थोड़ा सा भाग तमिलनाडु, हालांकि कर्नाटक में ही इसका मूल भाग है। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो आपको ये जानना है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत में इसका गठन, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। ठीक है, और साइमन कमीशन में सभी विदेशी थे, इसी वजह से इसका विरोध किया गया, सभी विदेशी होने की वजह से विरोध किया गया। साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 4 फरवरी, मतलब ठंडे के समय, फरवरी का ही मौसम था, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। 1928 को, 4 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है कहाँ पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। सबसे पहले साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, जहाँ पे बैक टू साइमन, मतलब साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। कई जगह इसका विरोध किया गया, जहां अंग्रेजों को लाठी तक बरसानी पड़ी। वो घटना आप देख सकते हैं कि जो लाहौर के पास लाला लाजपत राय को जो है सैंडर्स द्वारा अतिशी लाठी चार्ज करवाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है साइमन कमीशन हमारे यहाँ कब पहुंचा था? 1928 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री
किसकी अनुमति से स्थापित किया था? तो आपको ये समझना है कि जैसे अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो आई थी, ये देखिए पहली फैक्ट्री इन्होंने अस्थाई बनाई थी, अस्थाई बनाई थी। अस्थाई फैक्ट्री जो बनी थी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। अब इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी जो फैक्ट्री खोली थी और अस्थाई पहली फैक्ट्री, यदि अस्थाई पूछेगा तो अस्थाई में ये पहली फैक्ट्री था जो कि सूरत में स्थापित किया गया था। और उस समय जो भारत के राजा अनुमति दिए थे तो उनका नाम क्या था? अकबर था, जहांगीर था कि शाहजहां था, औरंगजेब था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्यों? क्योंकि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस समय भारत का राजा कौन था? अकबर था। लेकिन 1608 में जो है भारत का राजा कौन बना? जहांगीर बना। क्यों? क्योंकि 1606 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन। कृषि से संबंधित कौन सा है? तो ये आपका हरित क्रांति है। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा कृषि संबंधित है। दूध से क्या है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है? दूध से। ऊन से जो है ये रेशम या रेशा क्रांति जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो अंटार्कटिका पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यदि हम लोग बात करें तो ये कौन सा है जो अंटार्कटिका पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये देखिएगा आपका एटना इटली में है। एटना जो है इटली में, इटली में हो जाएगा। और माउंट इरेबस यही आपका आंसर हो जाएगा। एटना को तो यूरोप का जो है रोकने वाला द्वार भी कहते हैं। मेरापी कोटोपैक्सी ये भी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल कौन सी है? जो खाद्य फसल हम लोग यूज करते हैं इसमें भारत में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी देती है? जो खाद्य फसल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? 2011 में जनगणना जब हुआ था तो यूपी का कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक रही है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या बरेली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा रही है। 2011 की जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज की सबसे ज्यादा जनसंख्या रही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये यूपी स्पेशल में ऐसा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, तो इस वजह से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पन्ना कबूतर, मोनल, सारस क्रेन और जो है एक बात करते हैं राम चिरैया। तो ये हो जाएगा आपका सारस क्रेन, इसे हम लोग सफेद क्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेंदी कहा जाता था? मतलब वो क्षेत्र जो था उसे चेंदी बोला जाता था। तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड, अवध, अंग या अवंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के क्षेत्र को क्या बोलते थे? चेंदी राजवंश। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? मतलब अखिल भारतीय सेवा हमारी क्या है? 3 प्रकार की सेवाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं जो अखिल भारतीय हैं? तो यहाँ पर IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यहाँ पर ये वाला आंसर बन सकता है भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा जो है हमारे अखिल भारतीय सेवा में क्या है? शामिल है। तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरह से हल करने हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछेगा भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे? तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति JM वर्मा, न्यायमूर्ति रंगराज मिश्रा, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, न्यायमूर्ति SK आनंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति जो है रंगनाथ मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? आपातकाल के समय जो है भारत का राष्ट्रपति कौन था, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जब हमारे यहाँ आंतरिक आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति मुस्लिम राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश, मतलब पहला ऐसा न्यायाधीश को एक ही बार ऐसा हुआ जब न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति बनता है, तो वो कौन बनते हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये सुप्रीम कोर्ट के थे और ये बन गए थे, क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद क्या था? खाली था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम होता है, कंप्यूटर के किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है कि सहायक मेमोरी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन आता है। एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना मतलब हमें जो नागरिकता मिलती है, ये देखिएगा यहाँ पर नागरिक का मतलब होता है नागरिकता। हमें कौन सा आर्टिकल नागरिकता देता है, ये लगातार क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 से 4 ये तो संघ की बात कर रहा है। ठीक है, और 12 से 14 भी जो है इसमें नहीं आता है। 5 से 11 यही देखिए आ जाएगा, ये आपका भाग सेकंड में आ जाएगा और इसमें नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद फर्स्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आपका 5 से 11 हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये तो आप जनरली लगा सकते हो। और 30 वर्ष किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और 25 वर्ष लोकसभा विधानसभा के लिए जो 25 वर्ष और 21 वर्ष पंचायत के लिए। पंचायत में जितने भी चुनाव आप लड़ रहे हो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों का निवारण या नजरबंदी, तो ये आपका संघ सूची में आता है। बाजार और मेले ये राज्य सूची में आता है, राज्य सूची मेला को कंट्रोल करता है। विवाह और तलाक कानून ये संघ समवर्ती सूची में आता है। वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण ये दोनों में आता है। ठीक है, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण समवर्ती सूची में आता है। तो यहाँ पर केवल पूछ रहा है राज्य सूची। राज्य सूची क्या हो जाएगा? बाजार और मेला किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची में आएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है लेकिन आपसे गलत हो जाते हैं। लोक सेवा शब्द को परिभाषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860, याद रखिएगा, लोक सेवक मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे पुलिस में हो तो लोक सेवक हो, तो इसको परिभाषित करने के लिए 1860 में कौन सी धारा जो है बनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 17, धारा 24, धारा 21, धारा 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 21 बनाई गई है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के तहत फास्टैग अभी जो है विकसित किया गया है, ये कौन सी जो है कंपनी फास्टैग को करती है? तो आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम करता है कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण करता है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है, और या तो आपका जो है भारतीय स्टेट बैंक करता है। तो हम लोग दो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अब बचा दो, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और एक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो इसका जो ऑनलाइन पूरा यूपीआई चलाता है वो कौन चलाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, ये चलाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील में है। ठीक है, कि ब्रासीलिया में है, नई दिल्ली में है कि केप टाउन में है? तो इसका सही आंसर ब्राज़ील में है। तो इस तरह से आज के सेशन में केवल 38 क्वेश्चन थे, वो भी एकदम इम्पॉर्टेंट थे, आसान भले थे, लेकिन आपको करना क्या है कि 38 क्वेश्चन को देखना है और यहाँ तक कि इसको सॉल्व करना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और एग्जाम फास्ट के ऑफलाइन सेंटर पांडेपुर वाराणसी, जो कि नियर काली मंदिर के पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा के, और ये संस्थान जो है आपको केवल 3000 रुपये में पूरी पुलिस की कंप्लीट कोर्स की तैयारी करा रही है।
इसके अलावा वीकली टेस्ट की सुविधा है, प्रैक्टिस की सुविधा है, नोट्स की सुविधा है और यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज भी इस संस्थान द्वारा अलग से चलाया जा रहा है जो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप यदि अपने आपको पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और पुलिस की नौकरी पाना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए एग्जाम फास्ट जो है ऑफलाइन सेंटर पांडेपुर में। धन्यवाद।